अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस मालूमाती वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा दो बड़े इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो कनाडा के सिटीजन्स को अवेलेबल है जब वो एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जनरली 65 साल की उम्र के बाद। और ये दो जो बेनिफिट्स हैं इनको हम कहते हैं, एक का नाम है ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट या OAS जिसे हम कहते हैं, और दूसरे का नाम है गारंटेड इनकम सप्लीमेंट या GIS। तो जनाबे वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आप सेहतमंद हैं और आपकी ज़िंदगी लंबी है तो फिर एक वक्त पे आपके ऊपर बुढ़ापा भी आना है और आपने एक्टिव लाइफ से रिटायर होना है। तो फिर हर शख्स सोचता है कि यार रिटायर्ड लाइफ के अंदर मेरे पास कम से कम एक मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम हो जिसे मैं अपने खर्चे बाइज्जत तरीके से उठा सकूं। तो कनाडा की हुकूमत जो सी है आपको इस चीज़ के बारे में गारंटी देती है इन दो ज़राए के ज़रिए कि जनाब आपको एक बेयर मिनिमम इनकम ज़रूर मिलेगी जिसमें आप अपनी बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरतें बआसानी पूरी कर सकते हैं। जनाब ये एक दिलचस्प वीडियो है, चलिए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट क्या है और इसके क्या लवाजमात हैं या कंडीशन हैं जो आपने फुलफ़िल करनी है इन ऑर्डर टू बी एंटाइटल्ड फॉर इट, और जो गारंटेड इनकम सप्लीमेंट है वो क्या है और इसमें आपको मजमूई तौर पर कितनी आमदनी या इनकम की उम्मीद हो सकती है अगर आप इंडिविजुअल हैं, डाइवोर्स्ड हैं या आपके जो लाइफ पार्टनर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है, या अगर आप दोनों भी ज़िंदा हैं और इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलें जनाब फिर ज़रा इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड एज सिक्योरिटी पेंशन की, जिसको OAS भी कहा जाता है। तो इसका एक जो ब्रॉडर ओवरव्यू है उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये जो OAS या ओल्ड एज सिक्योरिटी की आपको जो भी पेंशन मिलेगी वो बेसिकली टैक्सेबल पेंशन है। तो इसका मतलब ये कि वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शुमार होगी और उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स अदा करना है जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और ये आपको अवेलेबल होती है जब आप 65 साल की लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये किस महीने से शुरू होगी। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं वो जुलाई के महीने में 65 साल के हो जाते हैं, तो अगस्त के महीने से ऑनवर्ड वो OAS के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सा अदारा है जो इसका सारा रिकॉर्ड रखता है और आपको ये देता है। उसको हम कनाडा सर्विस कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है तो निज़ाम कुछ इस तरह का है कि आपको मेजॉरिटी केसेस में आपको OAS के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, बल्कि जो कनाडा सर्विस है खुद ही आपको इसमें एनरोल कर लेता है। हाँ, कुछ रेयर केसेस में अगर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको खुद ऑनलाइन जाकर अपना अप्लाई करना पड़ेगा या आप मेल के थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जनाब जिससे मैंने बात की कि आपको पहली पेमेंट जो सी मिलेगी जब आप 65 साल के हो, से जो अगला महीना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप जुलाई या अगस्त में, जुलाई में अगर आप 65 साल के होते हैं तो अगस्त में आपको मिलना शुरू हो जाएगी, अगर आप अगस्त में 65 साल के होते हैं तो आपको सितंबर में मिलना शुरू हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसमें एक उन्होंने ऑप्शन ये रखी हुई है कि जनाब अगर आप समझते हैं कि अभी आप एक्टिव हैं, अभी आप थोड़ा सा और काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो आप इस OAS पेंशन को 5 साल के लिए डिफ़र कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। यानी कि जी मैं 65 साल की उम्र में नहीं ये लूँगा बल्कि मैं 70 साल की उम्र में ये लूँगा। उसके नतीजे में आपको जो OAS पेंशन मिलती है वो निस्बतन ज़्यादा अमाउंट मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो अगर आप 65 साल की उम्र में अप्लाई करें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने 65 साल की उम्र में ये ओल्ड एज सिक्योरिटी पेंशन लेनी है या आपने 70 साल की उम्र में लेनी है। अच्छा, आप एक और सवाल जो आपके ज़हन में होगा कि इसके लिए गालबन अगर आप कनाडा में हैं तो इसके लिए लवाजमात या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जनाब इसके लिए ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने चाहे कनाडा में कभी कोई काम ना किया हो, यानी आप एम्प्लॉयड ना हो, सेल्फ एम्प्लॉयड ना हो, तो तब भी आपको OAS पेंशन ज़रूर मिलेगी। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। वरना देखें मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सिर्फ सरकारी नौकरियों के अंदर ही पेंशन होती है और आम बंदे को तो पेंशन मिलती नहीं। तो कनाडा में उन्होंने ये ज़हन में रखा है कि जनाब क्योंकि हर बंदे को बुढ़ापे में उसे कहते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड होती है, तो वो कहते हैं ना अगर आपने कनाडा में कभी कोई काम नहीं किया तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि जी आपने ज़रूर कनाडा में कोई काम किया हो एज एन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब फर्दर जो इसमें कंडीशन है जो आपने पूरी करनी है वो क्या कि आपने जब इसके लिए अप्लाई करना है तो आप कम से कम 65 साल या इससे ज़्यादा आपकी उम्र हो, जैसा मैंने आपको पहले जिक्र किया कि 65 साल से जो अगला महीना है उसको मिलना शुरू हुई थी आपको, और उसके बाद आप कैनेडियन सिटीज़न हो या लीगल रेजिडेंट हो जब आप अप्लाई कर रहे हैं इस OAS पेंशन या बेनिफिट के लिए। और दूसरी बात ये कि आप कनाडा के अंदर
18 साल की उम्र से ऑनवर्ड, जो अगर आप 18 साल की उम्र से काउंट करें तो आप कम से कम 10 साल कनाडा में रहे हों जब आपने अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो शख्स भी 10 साल कनाडा में रहता है वो OAS के लिए एलिजिबल है। ठीक है जनाब। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कनाडा से बाहर रह रहे होते हैं, तो उनके लिए ये क्या कंडीशन है? अगर उन्होंने भी OAS के लिए अप्लाई करना है, एक शख्स तो वो है जो कनाडा में रह रहा है, तो वो तो बताया गया ना, आप ये 3 कंडीशन की बात की कि 65 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, वो कैनेडियन सिटीजन है या रेजिडेंट है, और कम से कम 10 साल, वो 18 साल की उम्र के बाद यहाँ आ रहा है। तो जो शख्स अब कनाडा से बाहर रह रहा है उसको भी ये OAS मिलेगी। तो इसका मतलब कनाडा में रहना फिजिकली ज़रूरी नहीं है, पर उसके लिए कंडीशन क्या है? फिर वही बात कि आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आप कैनेडियन सिटीजन या लीगल रेजिडेंट हों। जब आपने कनाडा छोड़ा था उस वक्त आपका ये स्टेटस होना चाहिए, कनाडा छोड़ने से पहले, क्योंकि अगर आप अब बाहर रह रहे हैं। और उसके बाद ये कि जनाब आप कम से कम 18 साल की उम्र के बाद कनाडा में 20 साल तक कनाडा में आपने रिहाइश इख्तियार की हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद कनाडा से बाहर भी रह रहे हैं और आपने ये 20 साल की कंडीशन पूरी की है एज ए कैनेडियन रेजिडेंट और एज ए कैनेडियन सिटीजन, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आप होंगे तो आपको तब भी ये OAS जो सी है मिलेगी। तो इसका मतलब कि कोई पाबंदी नहीं है कि OAS लेने के लिए आपने कनाडा में ज़रूर रहना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए। अब जनाब इसमें जो एक रिलेटेड चीज़ आपके जहन में आती है कि जनाब ये जो ओल्ड एज सिक्योरिटी पेंशन है, इसमें हमें कितनी माहाना या सालाना जो अमाउंट है वो मिलेगी एज एन इंडिविजुअल, या अगर हम मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ जॉइंटली हमें कितनी अमाउंट मिलेगी। तो ये जनाब जुलाई से लेकर सितंबर तक 2023 जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं उसके रेफरेंस से यहाँ पर अगर हम इनको स्टैटिस्टिक्स को देखें जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपकी उम्र 65 साल से 74 साल के दरमियान है तो आपको जो मैक्सिमम मंथली पेमेंट हो सकती है एज एन इंडिविजुअल वो $698.60 है। ठीक है जनाब। और इसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपकी जो ओवरऑल इनकम है, वर्ल्ड वाइड इनकम, दुनिया में कहीं से भी आपको जो आमदनी हो रही है, चाहे वो रेंटल इनकम है, कोई और आप पेंशन बेनिफिट ले रहे हैं वगैरह वगैरह, वो $1,34,626 से कम हो। ये 2022 के थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 75 ईयर से ऊपर आपकी एज है, मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो वो यानी कि जिस तरह कुछ लोग पोस्टपोन करते हैं वो 70 साल और फिर बाद में किसी एज में आके जाहिर बात है वो फिर रिसीव करते जा रहे हैं, वो 75 साल के हो गए, यानी उन्होंने 65 साल से या 70 साल की एज से OAS बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन अब वो 75 साल या इससे ऊपर हैं, तो उनको 10% एडिशनल OAS मिलती है। 10% इजाफे के साथ ये रकम बन जाती है माहाना तौर पे $768.46। और इसके लिए भी कंडीशन ये है कि आपकी जो वर्ल्ड वाइड इनकम है वो $1,37,331 से कम होनी चाहिए। अब ये जो OAS जो सी है इसको ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिव्यू करते हैं कि जनाब जो महंगाई बढ़ती जाए, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI कहते हैं, तो उसकी रोशनी में बातदरी जिसमें 1-1.5%, आधा % ये इजाफा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट ये पोस्ट कोविड के अंदर थोड़ा सा एक सिचुएशन आई है। तो ये जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई में और अक्टूबर में, यानी क्वार्टरली बेस के ऊपर साल में 4 बार ये इसको रिव्यू करते हैं। और अगर ये समझते हैं कि जनाब महंगाई हो गई है और OAS में इजाफे की ज़रूरत है, तो महंगाई के तनासुब से, इसको मैं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह रहा हूँ, उसके तनासुब से इसमें इजाफा हो जाता है। अगर उनका ख्याल है कि 1% महंगाई हो गई है तो 1% आपको ज़्यादा मिलेगा, आधा % महंगाई ज़्यादा होगी तो आपको आधा % मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इन्फ्लेशन कम हो गई है तो जो आपको मिल रहा है उसमें कमी नहीं आएगी, वो वहीं पर उसको कैप कर देंगे, यानी उसको मुजमद कर देंगे, उसको फ्रीज़ कर देंगे, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर महंगाई कम होगी तो आपकी OAS में कमी नहीं आएगी। हाँ, अगर महंगाई में इजाफा होगा तो फिर वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रोशनी में, अफरात दर की रोशनी में आपकी उसके OAS के अंदर इजाफा कर देंगे। अब जनाब हम दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं जिसको हम GIS या गारंटेड इनकम सप्लीमेंट कहते हैं। इसके लिए जनाब जो बुनियादी चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो OAS है वो तो टैक्सेबल आमदनी तस्वुर होगी, उस पर आपने इनकम टैक्स अदा करना है। लेकिन जो GIS है, गारंटेड इनकम सप्लीमेंट, जो जनरली लो इनकम ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनको ये दिया जाता है, ये नॉन टैक्सेबल है। तो इसका मतलब ये इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। इसमें भी वही चीज़ है कि जनाब जब आप 65 साल के होंगे और आपने OAS रिसीव कर रहे हैं तो सर्विस कैनेडा अगर देखता है कि आपकी इनकम जो सी है, जो उनके पास वो CRA से सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपके नोटिस ऑफ असेसमेंट्स और टैक्स रिटर्न्स, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इसमें एनरोल कर लेंगे। हाँ, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है तो फिर आपको शायद ऑनलाइन अप्लाई करना पड़े या थ्रू मेल।
اب اس میں وہی چیز کہ 65 سال کے بعد جو اگلا مہینہ ہے وہ بھی آپ کو جس طرح OAS ملنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ GIS بھی ملے گی اگر آپ اس لو انکم کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہی کہ آپ 65 سال یا اس سے اوپر ہوں آپ کی عمر, آپ کینیڈا میں رہتے ہوں, اور وہی بات کہ آپ OAS پینشن لے رہے ہوں, کیونکہ OAS کی کنڈیشن ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہے, وہ 10 سال اور 20 سال کہ اگر آپ باہر ہیں کینیڈا سے تو 20 سال کم از کم 18 سال عمر کے بعد یہاں رہے ہوں, اور اگر ود ان کینیڈا جب آپ نے اپلائی کیا اور یہیں رہ رہے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ آپ 10 سال رہے ہوں 18 سال کی عمر کے بعد. تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کو یہ اٹیچ کر دیا کہ جو بندہ OAS کے لیے ایلیجیبل ہے اور وہ ایک ایڈیشنل کنڈیشن پوری کر رہا ہے کہ اس کی انکم لیول بہت کم ہے تو وہ GIS کے لیے آٹومیٹیکلی ایلیجیبل ہو جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ کو کتنا یہ سپلیمنٹ جو سا ملے گا. پھر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں یہ انفارمیشن میں نے دی ہے. اس میں پہلی سچویشن وہ یہ کہ اگر آپ سنگل ہیں, ویڈوڈ ہیں یا ڈائیورس پینشنر ہیں تو آپ کو جو میکسیمم GIS مل سکتا ہے اوور اینڈ ابو OAS جو آپ وصول کر رہے ہیں وہ $1043 اور 45 سینٹ ہے. پر اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے, کیونکہ میں نے کہا اس کے لیے یو نیڈ ٹو بی مطلب بالکل لو انکم کیٹیگری میں آپ آتے ہوں. تو آپ کی جو اینول انکم ہے سالانہ آمدنی وہ $21,168 سے کم ہونی چاہیے. وہاں پہ وہ 1,35,000 پلس کا تھریش ہولڈ تھا OAS کے لیے, یہاں پہ اس کو ریڈیوس کر کے $21,168 کر دی ہے. اور اگر جناب آپ کی اسپاؤس یا کامن لاء پارٹنر جو ہے وہ بھی OAS پینشن ریسیو کر رہا ہے تو پھر آپ کو $628 ملے گا مہینے کا, کیونکہ $628 آپ کی اسپاؤس بھی لے رہی ہے. اور مجموعی طور پہ آپ دونوں کی جو ورلڈ انکم ہے یعنی ساری مجموعی انکم وہ 21,000 کی جگہ $27,984 بھی ہو تو آپ GIS کے لیے ایلیجیبل ہیں. اسی طرح جناب اگر آپ کی اسپاؤس یا کامن لاء پارٹنر جو ہے وہ GIS بھی وصول کر رہی ہے OAS کے علاوہ یعنی جس کو گرانٹیڈ انکم سپلیمنٹ کہہ رہے ہیں تو تب بھی آپ کو GIS دونوں کو $628 ہی ملے گا انڈیویجولی الگ الگ. اس کے لیے لیکن آپ کی انکم کا تھریش ہولڈ وہ بڑھا دیتے ہیں. ان کا مطلب کہ دونوں ہی میاں بیوی بہت غریب ہے تو وہ کہتے ہیں جی مجموعی طور پہ اگر آپ $39,168 مل کے بھی کما رہے ہیں تو تب بھی آپ GIS اور OAS دونوں کے لیے ایلیجیبل ہوں گے انڈیویجولی. ہاں اگر آپ کی اسپاؤس یا کامن لاء پارٹنر جو سی ہے وہ OAS پینشن نہیں لے رہی یعنی ورکنگ ایج میں ہے 65 سال سے کم ہے یا کچھ اور تو پھر آپ کو پوری اماؤنٹ یعنی آپ کی ایج وہ 65 پلس ہے اور جو آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو $1,043.45 ملے گا. اور اس میں مزے کی بات یہ کہ جو مجموعی آپ کی انکم ہے ہسبینڈ وائف کی مل کے, اگر آپ کی وائف کام کر رہی ہے اور یعنی وہ OAS نہیں لے رہی ہے پینشن اور 65 سال سے زائد اس کی عمر کم ہے تو پھر وہ آپ $50,000 یعنی $50,736 تک مل کے کما سکتے ہیں. تو جناب اللہ یہ میں نے آپ کو اوور آل لب لباب بتایا کہ جو اولڈ ایج سیکورٹی بینیفٹ ہے کینیڈا کے اندر وہ آپ کو کس قسم کا مل سکتا ہے. اور یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق ہے کہ آپ نے چاہے کینیڈا میں کبھی کوئی کام نہ کیا ہو لیکن آپ 10 سال کینیڈا میں رہے ہیں 18 سال کی عمر کے بعد, اور اگر ابھی آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو جب آپ کم از کم 20 سال 18 سال کے بعد رہے ہوں تو آپ کو GIS اور OAS ملتا رہے گا. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے پھر ریٹائرڈ لائف کینیڈا میں گزارنی ہے. اگر سمجھتے ہیں کینیڈا میں بہت مہنگائی ہے تو جناب یہاں پہ تو یہ جو مل جل کے ہمیں ملتا ہے جو 31-32 ہزار ہسبینڈ وائف کو اکٹھا یہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا. GIS OAS کو میں سالانہ کی بات کر رہا ہوں تو چلیں یار اپنے ملک میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں, وہاں تو یہ $31,000 جو ہے اچھا خاصا لاکھوں روپے میں بن جائے گا سالانہ. ادروائز پھر آپ کینیڈا کے اندر کیونکہ یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے دوسرے بینیفٹ دیکھیں نا کہ آپ کو یہاں پہ وہ فری میڈیکل بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, پولوشن فری ایک قسم کی انوائرمنٹ ہے. تو یہ سب آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ آپ نے ریٹائرڈ لائف جو سی ہے ان سوشل سیکورٹی بینیفٹس کی موجودگی میں کینیڈا میں گزارنی ہے یا اپنے کسی اور ملک میں گزارنی ہے. تو امید ہے جناب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے آپ کو کیونکہ اس میں اور ٹیکنیکل چیزیں بھی تھی لیکن میں نے اس کو بڑا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے جناب تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور فیوچر میں آپ کے لیے اس طرح کا اور جو معلوماتی کانٹینٹ ہے وہ ہم تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں. اوکے جناب, اپنا بہت خیال رکھیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.